Good morning, all of you, and welcome in my YouTube channel. Welcome, students, in my YouTube channel, Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we starts the remaining part of the एंटी कैंसर ड्रग्स. जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एंटी कैंसर ड्रग्स में एक इंट्रोडक्शन देखा था. क्या कैंसर, एंटी कैंसर क्या होता है, व्हाट इज द कैंसर्स, कैंसर क्यों, व्हाट इज द रीजन ऑफ कैंसर, ये देखा था कैंसर क्यों हो जाता है. उसके बाद में देखा था कि डिफरेंट टाइप की ड्रग्स जो हैं कैंसर में यूज़ की जाती हैं, जो उसकी लाइफ सेल साइकिल में एक्ट करती हैं. फिर एंटी कैंसर ड्रग्स में कौन कौन सी टाइप की होती हैं, किस मैकेनिज्म से काम करती हैं, तो ये हम सब देख चुके थे. ठीक है, तो टुडे वी स्टार्ट डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म एक्शंस, क्या क्या होते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट की पॉसिबिलिटी क्या होगी. जो हमने दिखाई दिया था आपको कल समझ जाती है, आज थोड़ा सा समराइज भी कर लेते हैं इस चीज़ के लिए. तो जैसे अल्कलाइटिंग एजेंट है, साइक्लोफॉस्फेमाइड है, क्लोराम्ब्यूसिल है, थायोपिटा है, मेफिलनान है, ये सब अल्कलाइटिंग एजेंट होते हैं. अगर इसको मैं समराइज़ करूँगा, मैकेनिज्म क्या करते हैं, इंटरफेयर विद द क्रॉस लिंकेज ऑफ डीएनए. क्रॉस लिंक डीएनए के जो क्रॉस लिंकिंग होती है, डीएनए के स्ट्रक्चर होते हैं, उससे इंटरफेयर करते हैं. जो समराइज़ कर रहे हैं हम पहले आप डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, माइलोमा सप्रेशन हो सकता है, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस हो सकती है, और स्किन रैशेस होते हैं, फुल लाइक सिम्टम्स होते हैं. माइलो सप्रेशन का मतलब होता है कि आपका जो WBC का जो फॉर्मेशन होता है वो आपका रुक जाए. हेमोरेजिक सिस्टाइटिस का मतलब है कि जो ब्लैडर है, ब्लैडर में कुछ इन्फ्लामेशन हो जाए, जैसे और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगे, जैसे हेमोरेजिक सिस्टाइटिस. ठीक है, इसके अलावा एंटी मेटाबोलाइट्स जो ड्रग्स होती हैं, जो बेसिकली जैसे फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट में मेथोट्रेक्सेट है, प्यूरिन एंटागोनिस्ट में आपका 6-मेथोट्रेप्टोप्यूरिन है, पैरामिडीन एंटागोनिस्ट में आपका 5-फ्लोरोयूरिसिल है. ये सभी क्या करते हैं, बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड, जितने भी न्यूक्लिक एसिड कंपाउंड होते हैं, जैसे पैरामिडीन, प्यूरिडीन, इनको सिंथेसिस को इंटरफेयर करते हैं. जैसे ये बन नहीं पाएंगे, ना ही सेल डिवीजन हो पाएगी. तो मेरा क्वेश्चन क्या है, इंटरफेयर विद न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस बिकॉज दे आर एनालॉगस ऑफ नॉर्मल मेटाबोलाइट. नॉर्मल मेटाबोलाइट के एनालॉगस होते हैं और ये आपके न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं. जैसे न्यूक्लिक एसिड नहीं बन पाएगा और ना ही सेल का डिवीजन पॉसिबल हो पाएगा. तो इसके भी कुछ आपके साइड इफेक्ट है, जैसे कि म्यूकोलाइटिस. म्यूकोलाइटिस का मतलब म्यूकस जो मेम्ब्रेन हमारी ओरल कैविटी की, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाए. नेफ्रोपैथी आप जानते हैं कि नेफ्रो मतलब लीवर, वो आपका किडनी में सेल डैमेज हो जाती है. हेपेटोटॉक्सिटी हो सकती है. हैंड एंड फुट सिंड्रोम होते हैं, हैंड और फुट में कुछ इन्फ्लामेशन जनरेट हो जाता है, वहाँ पर कुछ रैशेस आ जाते हैं. इस टाइप के हैंड एंड फुट सिंड्रोम भी ऑब्जर्व होते हैं किसमें, एंटीमाइटोरेट की थेरेपी में. इसके अलावा कुछ बिनका एल्कोलाइड है, जैसे बिलसर्टिन और बिनब्लास्टिन जो यूज होते हैं, वो बेसिकली आपके कॉज है मायोटिक अरेस्ट बाय द स्पिंडल फाइबर इनहिबिशन. जो आपके मायोटिक सेल डिवीजन होता है, सायोटिक की सेल डिवीजन की ड्यूरेशन मायोटोसिस होती है. मायोटोसिस के ड्यूरेशन में जो आपके क्रोमोसोम होते हैं, जो मिड फेज से एक पोल से दूसरी पोल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ मायोटिक स्पिंडल फाइबर. तो स्पिंडल फाइबर को ये इनहिबिट कर देंगे. स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो क्रोमोसोम एक पोल से दूसरी पोल, अपोजिट पोल की तरफ जा नहीं पाते हैं, जिससे सेल डिवीजन भी रुक जाता है, मायोटिक अरेस्ट हो जाता है. तो इसके भी कुछ साइड इफेक्ट हैं, न्यूरोपैथी है, कॉन्स्टिपेशन है, म्यूकोलाइटिस है और माइलोमा सप्रेशन है. ठीक है, इसके अलावा आपकी एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स ड्रग्स होती हैं. एक मिनट. हाँ, तो मैंने बात की थी आपके साथ में, जो एंटी ट्यूबर ड्रग्स बिनका क्लोराइड है, बिनसर्टिन है, बिलब्लास्टिन है, ये बेसिकली क्या करते हैं, मायोटिक स्पिंडल फाइबर्स को बनने नहीं देते, जिससे कि सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं हो पाता, मायोटिक सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा. ठीक है, इसके अलावा आपका साइड इफेक्ट क्या है, न्यूरोपैथी है, कॉन्स्टिपेशन है, म्यूकोस्टाइटिस है. म्यूकोस्टाइटिस में बताया म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाना, चाहे म्यूकोसा मेम्ब्रेन या हमारी स्टमक की हो, चाहे ओरल कैविटी को, GIT की हो. और माइलोमा सप्रेशन मैं बता चुका हूँ कि मतलब RBC WBC का फॉर्मेशन रुक जाए, इट इज़ द माइलोमा सप्रेशन, यानी कि आपका सेल डिवीजन जहाँ बोन मैरो में होता है वो ना हो पाए. फिर आता है एंटी ट्यूबर एंटीबायोटिक होते हैं, कुछ ड्रग होते हैं, जैसे कि आपका एडरमाइसिन है, डिनोरोबेसिन है, एस्टिनोमाइसिन D है. ये सभी आपके बेसिकली बाइंड टू DNA टू ब्लॉक द RNA प्रोडक्शन, और DNA से RNA का प्रोडक्शन नहीं हो पाए, जैसे प्रोडक्शन सिंथेसिस इनहिबिट करते हैं और उनकी सेल ग्रोथ नहीं हो पाएगी. तो बेसिकली इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, कार्डियोटॉक्सिटी है, पल्मोनरी टॉक्सिटी है और माइलोमा सप्रेशन है. ठीक है, इसी तरीके से मैंने बात की थी टैक्सिन्स जो होते हैं, जो आपके प्लांट से ओपन किए जाते हैं,
जिसमें आपकी पैलीटैक्सिल है और डॉक्सीटॉक्सिल है। ये भी आपकी एक तरह से जैसे आपका लास्ट में आपको बताया बिनकर्टिन, बिनस्टर्टिन, बिनब्लास्टिन जैसे बिल्कुल काम करते हैं, उसी तरीके से ये भी काम करेंगे। ये भी आपके बाइंड टू ट्यूबुलिन एंड स्टॉप डिसअमीजा मायोटिक स्पिंडल फाइबर को नहीं बनने देते हैं, जिसकी वजह से सेल डिवीजन रुक जाता है। साइड इफेक्ट इसके न्यूरोपैथी, स्किन रैशेस होते हैं और माइलोमा सप्रेशन द मेन साइड इफेक्ट है कि सेल डिवीजन नहीं हो पाता है। ठीक है, एक तरह से देखते हैं माइलोमा सप्रेशन क्या मेजरली साइड इफेक्ट है आपके कीमोथेरेपेटिक एजेंट का। तो माइलोमा सप्रेशन आप कॉमन देख सकते हैं, कॉमन साइड इफेक्ट माइलोमा सप्रेशन, न्यूरोपैथी इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटी आपके कीमोथेरेपेटिक एजेंट। इसके अलावा कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट इम्यूनोथेरेपी दी जाती है जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जैसे आपका लिग्नोसोमाल है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, इम्यून सिस्टम को थोड़ा बढ़ाएगा जिससे कि आपके कैंसर सेल्स को खुद ही किल कर सकें। और ये बेसिकली एडजेसेंट कोलन कैंसर में भी इसे यूज़ करते हैं, कोलन कैंसर में यूज़ करते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 5FU मतलब 5-फ्लोरो-यूरेसिल एक ड्रग है जो आपने पहले बात की थी, उसके साथ में कोलन कैंसर हो तो उसमें हम लिविनोसोल जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर है उसके साथ में यूज़ करते हैं। इंटरल्यूकिन 2 है, ये भी आपकी इम्यूनो सप्रेशन इम्यूनोथेरेपी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का होता है। ये इन्हांस करता है। NK सेल होती हैं, नेचुरल किलर सेल्स होती हैं। NK सेल मतलब नेचुरल किलर सेल, NK सेल नेचुरल किलर सेल्स को बढ़ाते हैं और ट्यूमर्स स्पेसिफिक T सेल को बढ़ाते हैं। और ये बेसिकली क्या करेंगे, उन जो ट्यूमर वाली सेल्स हैं उनको किल करना शुरू कर देते हैं। और इसके इसको यूज़ जो क्लिनिकल यूज़ है माइलोमा में यूज़ करते हैं, रीनल सेल कैंसर हो उसमें भी यूज़ करते हैं, न्यूरोब्लास्टोमा कैंसर हो उसमें भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा इंटरफेरन है, इंटरफेरन का भी यूज़ किया जाता है, वो भी आपको इन्हांस करते हैं कैंसर नेचुरल किलर सेल को बढ़ा देते हैं। और HLA जीन के एक्सप्रेशन को बढ़ा देते हैं, जिससे आपके हाईली मतलब जो एंटीबायोटिक जो इम्यून सिस्टम वो एक्टिव हो जाता है। ये भी आपका डिफरेंट टाइप के कार्सिनोमा कैंसर थेरेपी में यूज़ किया जाता है, मल्टीपल माइलोमा है, ल्यूकेमिया है, यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ टारगेट थेरेपी भी होती हैं। टारगेट थेरेपी मतलब क्या है, वो सीधे जाके इसमें जो सीधे केवल जो आपकी कैंसर सेल है उसी पे एक्ट होती है, जिसकी साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे आपकी ये सभी आपके मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती हैं, याद रहे, दिस इज द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो आपकी टारगेट थेरेपी में काम करती है, जो सेलेक्टिवली केवल कैंसर सेल को इफेक्ट करती हैं और नॉर्मल सेल को इफेक्ट नहीं करती। इसकी वजह से साइड इफेक्ट क्या होते हैं, कम होते हैं टारगेट थेरेपी में। तो टारगेट थेरेपी में स्मॉल मॉलिक्यूल जो है, स्मॉल मॉलिक्यूल में आपकी JMT नीव है और इरलोटिनेव है, यूज़ किए जाते हैं, इनहिबिट करते हैं EGFR टायोसिन काइनेस, दीज आर इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स। ये जो आपका EGCR टायोसिन काइनेस एंजाइम है, ये इनहिबिट जब हो जाता है तो कैंसर सेल की ग्रोथ रुक जाती है। ये आपके नॉन स्मॉलर सेल कैंसर सेल लंग कैंसर में यूज़ किया जाता है मेनली। इसके अलावा कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हैं, वो भी आपकी जैसे टारगेट थेरेपी में यूज़ किया जाती है, जिसमें आपका जुमेब बर्ड जो लास्ट में आएगा, जुमेब देखें जिसमें लड़ा, जिसका मतलब क्या, ये दिस इज द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं। जैसे में आपका ट्रांसटूजुमेब है, रिटॉक्सीमोवेब है। तो ये सभी आपके सेलेक्टिव किल ट्यूमर सेल एक्सप्रेशन सर्टेन रिसेप्टर को डिस्टर्ब करते हैं और ये मेनली आपके ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हार्मोन्स हैं, देख लेना, उनका भी थेरेपी यूज़ किया जाता है, क्लिनिकल यूज़ जो मैंने बताया था आपको। हार्मोन थेरेपी मेरी तभी दी जाती है जब बेसिकली जब आपके हार्मोन का हाइपर एक्टिवेशन की वजह से उस किसी भी ऑर्गन के ट्यूमर ग्रोथ होना शुरू हो जाए। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि आपका प्रोस्टेट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो ये जब ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर मेनली हाइपर एक्टिवेशन ऑफ द सेक्स हार्मोन की वजह से होता है। तो उनके हार्मोन के उसके हार्मोन के एक्टिविटी को सप्रेस करने के लिए ड्रग यूज़ किया जाती है। जैसे एंटी एंड्रोजन्स है, ये एंड्रोजन हार्मोन्स जो होते हैं उनको कम करेंगे, जिसके प्रोस्टेट कैंसर में यूज़ किया जाता है। इसी तरह एंटी एस्ट्रोजन जो ड्रग्स हैं तो आपके ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ किएंगे। एस्ट्रोजन का हाइपर एक्टिविटी जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो रहा था तो उसको ब्लॉक करने के लिए क्या किया, एंटी एस्ट्रोजन ड्रग दे दी गई। इसी तरह से सेलेक्टिव एरोमेटेज इनहिबिटर्स दिए गए हैं, तो ये भी आपके ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह से एमिनोग्लूटिनिन है, ये ब्रेस्ट कैंसर और एडेनिन कैंसर दोनों में यूज़ किए जाते हैं। आपका प्रोजेटीन्स हैं, ये आपके ब्रेस्ट कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर जो है आपका यूट्रस कैंसर उसमें भी यूज़ किए जाते हैं। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये सभी यूज़ किए जाएंगे। तो मेनली ये हार्मोनल थेरेपी होती है जो हाइपर एक्टिवेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन की हाइपर एक्टिविटी बढ़िया है या फिर एस्ट्रोजन की हाइपर एक्टिविटी बढ़िया है, उनको सप्रेस करके ये बेसिकली जो होते हैं ब्रेस्ट कैंसर
यूट्रस कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब ये इसके बाद रह गया है कि इनके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, कंट्राइंडिकेशन क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है और ड्रग इंटरेक्शन क्या है, इन सब के बारे में डिस्कशन रह गया, वो आप डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एल्कलाइडिंग एजेंट के हमने यूज़ की बात कर ली, मैकेनाइजेशन की बात कर ली। मैकेनाइजेशन मैंने बताया था, बेसिकली क्या करते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर इफेक्ट करते हैं, जिससे डीएनए का रेप्लिकेशन और डीएनए का आगे क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाती है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, तो देखा था हमने कि ये बेसिकली इंटरफियर विद क्रॉस लिंकिंग ऑफ डीएनए। ठीक, अब इसमें क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, क्या इंडिकेशन कंट्राइंडिकेशन हो सकते हैं, वो देख लेते हैं। कंट्राइंडिकेशन, जितने एल्कलाइडिक एजेंट हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन से अवॉइड करते हैं। ब्लड सेल सेपरेशन, किसी का ब्लड सेल प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उस पेशेंट को ना देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या करते हैं कि माइलोमा सेपरेशन करते हैं, ब्लड सेल के प्रोडक्शन को रोकते हैं। रीनल लिवर फेलियर के पेशेंट है उसको भी ना दें, क्योंकि ये न्यूरोपैथी करते हैं, इसलिए रीनल और लिवर फेलियर पेशेंट को भी नहीं देंगे। और ब्यूकोफेन इज नॉट यूजफुल इन द लिम्फेटिक एंड एक्यूट लेकेमिया। ल्यूकेमिया मतलब क्या है, ब्लड सेल क्या जो ल्यूकेमिया मतलब क्या है, वो आपके WBC का काउंट कम हो जाना उस कंडीशन में, और लिम्फेटिक लिम्फ सेल में भी अगर WBC काउंट कम हो तो उस कंडीशन में हम ये ड्रग यूज़ नहीं करते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो नोजिया, वोमिटिंग, बोन मैरो डिप्रेशंस, ऑटोटॉक्सिटी बता चुका हूँ। कान में अगर सुनने में दिक्कत होना, कान की जितनी भी टॉक्सिटी होती है वो ऑटोटॉक्सिटी होती है। नेफ्रोटॉक्सिटी बता ही चुके। गोनाडल सेपरेशन मतलब क्या है, आपके जो गोनाड सेल्स हैं, स्पर्म और ओवा हैं, उनका फॉर्मेशन, उनका प्रोडक्शन रुक जाता है। स्टोमेटाइटिस मतलब क्या है, स्टमक में की जो म्यूकोजा है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए। हाइपरयूरिसीमिया, यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। तो टेनाइटिस मतलब टेनाइटिस एक सिंड्रोम होता है जिसमें क्या कान में अंदर हमेशा घंटी जैसा या कुछ वाइब्रेशन आपको सुनाई देता है, उसे टेनाइटिस बोलते हैं। एलोपेशिया इज़ द मेजर साइड इफेक्ट होता है आपका एल्कलाइडिंग का। एलोपेशिया मतलब क्या, बाल झड़ जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे क्या, क्यों कीमोथेरेपी जब पेशेंट पे चलती है तो उन लोगों के सर के बाल अक्सर झड़ जाते हैं, और जब इनकी थेरेपी रोक दी जाती है तो दोबारा बाल आ जाते हैं। तो एलोपेशिया इज़ द मेन साइड इफेक्ट ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ एल्कलाइडिंग एजेंट, जिसमें साइक्लोफॉस्फेमाइड मेजर है, और हेपेटोटॉक्सिटी। तो बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं बेसिक एल्कलाइडिंग एजेंट्स के। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो यूज़ विद अदर नेफ्रोटॉक्सिक एंड नोटॉक्सिक में भी ये कॉज से एडिटिव ऑक्सीडेटिव, यानी कि जो ड्रग ऑलरेडी नेफ्रोटॉक्सिक हैं और टॉक्सिक हैं उन ड्रग के साथ में इनको यूज़ ना करें, क्योंकि इनके साथ यूज़ करेंगे तो टॉक्सिटी बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। यूज़ ऑफ दीज ड्रग विद एंटीकोगुलेंट एस्पिरिन एसिड में भी इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। और अगर आप इन ड्रगों को एंटीकोगुलेंट्स हैं, एस्पिरिन है, एसिड मतलब नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, उनके साथ में अगर यूज़ करेंगे तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उनके साथ में यूज़ नहीं करना चाहिए। अब आते हैं उनके डोज और एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे सिस्प्लेटिन, इसका एग्जाम्पल है। सिस्प्लेटिन जो होती है वो आपके 10 mg पर डे IV दी जाती है। साइक्लोफॉस्फेमाइड का डोज है 2 से 6 mg पर kg वीकली डिवाइडेड डोज होती है। क्लोराम्ब्यूसिल है 200 mcg आती है पर kg बॉडी वेट डे के हिसाब से। स्टेप्टोजोसिन भी आपको 600 mg मीटर डोज इसका दी जाती है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी फॉर द एल्कलाइडिंग एजेंट की बात करें, एल्कलाइडिंग एजेंट के लिए नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होंगी। इसमें पेशेंट को आपको एसेस द पेशेंट फॉर नोजिया, वोमिटिंग, गिविंग द एंटी वोमिटिंग ड्रग। मतलब पेशेंट को आपको जो वोमिटिंग हो रही, नोजिया हो रही है, उसको हैंडल करना पड़ेगा बाय द एंटी वोमिटिंग ड्रग देके, क्योंकि अक्सर एंटी कैंसर ड्रग से नोजिया वोमिटिंग होती है, तो उनको रोकने के लिए आपको एंटी वोमिटिंग ड्रग देनी पड़ेगी। मॉनिटर द पेशेंट फॉर वाइटल साइन एंड फेलेवाइटिस बिकॉज द एंटी न्यूप्लास्टिक इरिटेट द वेंस। तो जो वाइटल्स होते हैं वो हमें मॉनिटर कंटिन्यू करने पड़ेंगे। जो पेशेंट जिनके अंदर कैंसर थेरेपी चल रही है, कैंसर कीमोथेरेपी चल रही है। बैटल साइन आपको बताया गया होगा कि बैटल साइंस क्या होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा भी, और नर्सिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बैटल साइंस। बैटल साइंस मतलब क्या है कि इनका ब्रीथिंग रेट कितना चल रहा है, पल्स रेट कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है। ब्लड प्रेशर, हाउ मच द ब्लड प्रेशर बैटल साइन में आता है। पल्स रेट बैटल साइन में आता है। टेम्परेचर बैटल साइन में आते हैं। इसके अलावा हार्ट बीट और ब्लड शुगर्स, ये सभी सब बैटल साइन में आते हैं। बैटल साइन आपको कंटिन्यू लेने पड़ेंगे। और आपकी फेलेवाइटिस का मतलब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि वेन के अंदर अगर ब्लड क्लॉट हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, फेल्वेटाइटिस। तो फेल्वेटाइटिस का मेन कारण होता है तो उसको भी हमें देखना है कि ऐसा तो नहीं कि वेन को हमने जो ड्रग दी है वो वेन के अंदर ब्लड क्लॉट तो नहीं हो गया है, क्योंकि एंटी न्यूप्लास्टिक जो जितने भी ड्रग होते हैं, कैंसर ड्रग होते हैं, वो ब्रेन को इरिटेट करते हैं, इसलिए आपको ये भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको नंबर 3 पॉइंट, एडवाइज द पेशेंट टू कंसल्ट द फिजिशियन बिफोर रिसीविंग एनी वैक्सीनेशन। जब भी कोई पेशेंट अगर वैक्सीनेशन ले रहा है
तो उससे पहले उसे पता कोई भी वैक्सीन अगर लेता है तो उस कंडीशन में उसे पहले अपने कंसर्न अपने फिजिशियन से बात करनी पड़ेगी, जो कैंसर कीमोथेरेपी पे काम कर रहे हैं, कैंसर कीमोथेरेपी ले रहा है। टीच द पेशेंट टू नोटिफाई फिजिशियन इमीडिएटली इफ फीवर, यूजुअल ब्लीडिंग एंड सोरे थ्रोट और इन्फेक्शंस। और ये भी आपको पेशेंट को बताना पड़ेगा, अगर पेशेंट को फीवर महसूस हो रहा है या ब्लीडिंग कहीं महसूस हो रही है या आपके गले में दर्द या कोई इन्फेक्शन है तो तुरंत ही वो फिजिशियन को इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। एडवाइस टू टेक मोर फ्लूइड, और आपको ये बताना पड़ेगा कि पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ज़्यादा फ्लूइड डाइट ले, वो अच्छा रहेगा जिससे इसके साइड इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। इंस्ट्रक्शन द पेशेंट दैट ड्रग मे कॉज हेयर लॉस बट दे यूजली रिटर्न्स, और आपको पेशेंट को बताना पड़ेगा कि इन ड्रग से आपकी हेयर लॉस होना सकते हैं। हेयर लॉस अगर हो रहे हैं, बाल गिर रहे हो, बाल अगर नहीं हो पा रहे हैं तो आप इसकी चिंता ना करें, ये इसके साइड इफेक्ट है, घबराने वाली बात नहीं है। जब आप इस ड्रग की थेरेपी जब ख़त्म हो जाएगी तो दोबारा आपके बाल आ जाएंगे। तो एलोपेशिया इसका एडवर्स साइड इफेक्ट होता है, तो पेशेंट को आपको बताना पड़ेगा। एसेस द साइड इफेक्ट एंड कंप्लेंट्स ड्यूरिंग थेरेपी, और आपको साइड इफेक्ट के बारे में पेशेंट को बताना है, और जो ड्यूरिंग थेरेपी के साथ जो कॉम्प्लिकेशन है उसके बारे में पेशेंट को बताना पड़ेगा आपको, जिससे पेशेंट बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो। तो ये तो उसके नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कब, जब एल्कलाइटिंग एजेंट से जब थेरेपी चल रही है तब। तो ये हमने बात की एल्कलाइटिंग एजेंट कंट्राइंडिकेशंस, एडवर्स इफेक्ट, इंट्रैक्शन, उसके बाद उसके डोज क्या, जो मेन ड्रग उनकी डोज क्या क्या हो सकती हैं, और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जब पेशेंट की एल्कलाइटिंग एजेंट की थेरेपी चल रही हो तब। अब आते हैं एंटीबायोटिक्स कुछ होते हैं, उनकी थेरेपी चल रही हो तो क्या कंट्राइंडिकेशंस होंगे। प्रेगनेंसी कंडीशन में चिकन पॉक्स या हार्पिस इन्फेक्शन हो, और जब पेशेंट्स का रीनल और लीवर डाइफंक्शन हो तो उसके लिए सावधानी पूर्वक उसको डोज सिलेक्शन करनी पड़ती है। तो प्रेगनेंसी कंडीशन, चिकन पॉक्स, हार्पिस इन्फेक्शन बना दें। और अगर किसी पेशेंट को रीनल और लीवर डाइफंक्शन है तो उसको हम पहले देखेंगे कि उसके फंक्शन प्रॉपर चल रहे हैं, तो उसके बाद ही ड्रग दी जाए, तो नहीं ड्रग दी जाए। अगर रीनल काम कर रहा है, रीनल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, मतलब रीनल का मतलब क्रिएटिनिन लेवल मेंटेन है, लीवर डाइफंक्शन मतलब क्या है, उसके SGPT SGOT लेवल मेंटेन है, तो उस कंडीशन में आप उनकी थेरेपी चलाइए, अदरवाइज थेरेपी ना चलाइए। एडवर्स इफेक्ट क्या है, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, हार्ट फेलियर, कार्डियोमायोपैथी मतलब क्या है, हार्ट की जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर उनके जो कार्डियक जो मायोकार्डियम सेल्स हैं वो आपके डैमेज हो जाएगी, तो कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। ब्लैडर पेन, UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, इनकॉन्टिनेंस, आपके गोनाडल सेपरेशन मैंने बताया था, आपके जो गोनाडल सेल्स होती हैं स्पर्म हुआ उनका फॉर्मेशन ना होना, उनका डिवीजन ना होना पाना, स्टोमेटाइटिस बता ही चुका हूँ मैं, एलोपेशिया बता चुका हूँ, और मायोकार्डियल टॉक्सिटी और फ्लेबाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, जो डिजॉक्सिन लेवल में भी इनकी विद यूज ऑफ ड्रग्स, जितनी आपके एंटीबायोटिक्स इनके साथ में अगर इनको देते हैं, डाइजॉक्सिन के साथ में अगर देते हैं तो इनका लेवल क्या होता है, कम हो जाता है, डिजॉक्सिन का लेवल कम हो जाएगा जब इनको इसके साथ में देंगे। और इसके कंकरेंट यूज ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड में इंक्रीज द कार्डियोटॉक्सिटी की चांसेस बढ़ जाते हैं जब इसको साथ में यूज़ किया जाए। ठीक है, ये कुछ ड्रग हैं, उनके एग्जांपल हैं, जैसे आपके मिटोमाइसिन है, इसके ड्रग, और बैरोमाइसिन है, डेक्स्ट्रोमाइसिन है, टेलीमेथाइसिन है, और डेक्सोरिबोसिन है। ये आप ड्रग देख सकते हैं कितनी डोज ली जाती है, वो आपको याद करना पड़ेगा, समझाने वाला कुछ नहीं है इसमें। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करें तो मॉनिटर द वाइटल साइंस, वो आपको मॉनिटर करना ही है, चाहे कोई थेरेपी चल रही है वो तो कॉमन रहता है। और ऐसे साइन एंड सिम्टम, मायोकार्डियल टॉक्सिसिटी, हार्ट फेलियर, तो इसको साइन और सिम्टम को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मायोकार्डियल टॉक्सिसिटी नहीं हो रही है, हार्ट फेलियर नहीं हो रहा है, डायस्पोनिया है, अर्थमिनिया है, हाइपरटेंशन और वेट गेन हो रहा है पेशेंट को, ये सब देना पड़ेगा। अब आते हैं एंटीमेटाबोलाइट जो ड्रग हैं उनका यूज़ करते हैं। एंटीमेटाबोलाइट जो मैंने अभी बताया था आपको, जो आपकी बेसिकली न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन को रोकते हैं, तो वो सब क्या एंटीमेटाबोलाइट ड्रग थे। जैसे आपका पैरामिडीन एंटागोनिस्ट थे, पैरामिडीन एनालॉगस थे, प्यूरिन एनालॉगस थे, और आपके फोलेट एनालॉगस थे, जिसमें आपका मेथोट्रेक्सेट था, 5-फ्लोरोयूरिसिल था, ये सब ड्रग थे। तो उनके कंट्राइंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो किसी कंडीशन में अवॉइड करने, रीनल और लीवर टॉक्सिसिटी में अवॉइड करेंगे, बोन मैरो डिप्रेशन में अवॉइड करेंगे, और साथ में प्रेग्नेंट वुमेन्स में भी इस थेरेपी को अवॉइड करते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, ल्यूकोपेनिया है, मेनिब्लास्टिक एनीमिया है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, स्टोमाटिस है, UTI इन्फेक्शन है, GI डिस्टर्बेंस है, हेपेटोक्सिटी है, हाइपरयूरेसीमिया, एलोपेशिया, ड्यू डैमेज ऑफ हेयर फॉलिकल्स है, फीवर है, हाइपर ब्लूबिमिनिया है, मतलब ब्लूबिन लेवल आपका ब्लड में बढ़ जाए, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि प्लेटलेट साउंड कम हो जाए, फोटोसेंसिटिविटी है, डर्माटाइटिस है, और हेपेटोटॉक्सिटी है, रीनल फेलियर है, डायरिया है, इसके अलावा थ्रोम्बोपेलेबाइटिस है। ठीक है, ड्रग इंटरेक्शन क्या हो सकते हैं, मेथोट्रेक्सेट में भी इनकीज इफ यूज ड्रग विद टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक और फेनोटाइन सैलिसिलेट के साथ में यूज़ करें तो मेथोट्रेक्सेट वो आपकी एंटीमेटाबोलाइट ड्रग है, जिसको अगर इसके
जो टॉक्सिसिटी होती है बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब हम इसे टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकल, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग हैं और फिनोटाइन और सैलिसिलेट के साथ यूज़ करें। तो कोशिश करें कि मेटाटॉक्सिसिटी की थेरेपी चल रही हो तो टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकल, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग और फिनोटाइन और सैलिसिलेट को ना दें। अगर ये देंगे तो टॉक्सिसिटी ऑफ मेथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोनों को एक साथ दिन चारों पाँचों ड्रग को मेटाटॉक्सिसिटी के साथ ना दें। ये हुए इनके ड्रग एग्जाम्पल। डोज मेटाटॉक्सिसिटी कितनी है, आपकी फिनोस्टैटिन कितनी है, फ्लूडरावीन कितनी है, फ्लोरोयूरेसिल कितनी है और आपकी हाइड्रोक्सी यूरिया कितनी है। जो ड्रग के डोजेज आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो मॉनिटर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी मेटाबोलाइट की जितनी एडवर्स इफेक्ट है उसको मेटाबोलाइट आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। इसके अलावा पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे कि इसी सन स्किन और बियर प्रोटेक्शन, क्योंकि फोटोटॉक्सिसिटी ये कुछ ड्रग करते हैं, इसलिए पेशेंट को बताना पड़ेगा कि वो आपके सन स्किन का यूज़ करें और धूप में जब भी निकलें तो वो कुछ पहन के निकलें जिससे फोटो सेंसिटिव रिएक्शन से इसे अवॉइड किया है। क्योंकि बहुत सारी ड्रग होती हैं वो फोटो सेंसिटिव रिएक्शन यानी फोटो एलर्जिक कंडीशन इंड्यूस करती हैं एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स, इसलिए पेशेंट को जब भी धूप में निकलें तो वो कुछ पहन के निकलें, खाली मतलब डायरेक्ट सनलाइट का कांटेक्ट उनकी स्किन के साथ में ना हो पाए, और इनकी स्किन के साथ में हो तो फोटोटॉक्सिसिटी या सनबर्न जैसी कंडीशन बन जाएगी। अब आते हैं टारगेट थेरेपी, जो लास्ट थेरेपी थी। टारगेट थेरेपी मतलब सीधे सीधे ये कैंसर सेल पे एक्ट होती है, इससे एडवर्स इफेक्ट कम से कम हो पाते हैं। तो वो सब क्या है, टारगेट थेरेपी कहलाती है। न्यू टेक्नोलॉजी डेफिनेशन क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी ड्रग डेट अलाउ द कैंसर ट्रीटमेंट टू टारगेट ए सर्टेन कैंसर सेल वाई ए इंटरफेयर विद ए नेचुरल फंक्शन ऑफ ट्यूमर ग्रोथ। यानी कि कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई गई जो कि कैंसर की सेल को टारगेट केवल कैंसर सेल को करते हैं, केवल कैंसर सेल के ही ऊपर ये एक्ट होती हैं। और वाई द इंटरफेयरिंग द नेचुरल फंक्शन ऑफ ट्यूमर ग्रोथ, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो नेचुरल फंक्शन है जिससे कि नेचुरली किसी तरीके से सेल की ग्रोथ को रोका जा सके, उन पे ये काम करते हैं जिससे कि उसके सेल डिवीजन रुक जाए। ठीक है, तो इसलिए इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, कम से कम होंगे। हाउ दे वर्क, द टारगेट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कैंसर सेल और इट्स सेक्शंस, ये मेनली आपके स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कैंसर सेल होती है उस पर डायरेक्टली एक्ट होते हैं। और ये मेनली जो आपकी पोटेंशियली फ्यूअर साइड इफेक्ट, कम से कम साइड इफेक्ट मैं बता चुका मैं आपको। तो मेनली इसमें जो आपके देख रहे हैं जो एटलीजुमेब है, विमिजुमेब है, ये सब क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं। ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ये भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। बेसिकली क्या है, ये हमारी बॉडी में जो आपकी CD4 सेल्स हैं या फिर जो हमारी बॉडी में जो आपकी एंटीबॉडीज़ होती हैं, बेसिकली जो आपकी ख़राब सेल को क्लियर करने का काम करती हैं, तो उनको ये हाइपर एक्टिवेशन करते हैं, जिससे क्या होता है कैंसर सेल को ये ख़त्म करते हैं। सॉरी, तो ये क्या है, ये जो आपकी सब क्या है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, ये बेसिकली टारगेट थेरेपी में यूज़ की जाती हैं। ये है, ये है, ये है अल्टीमेजुमेब है और ये आपकी सीटोक्सिजुमेब है। तो ये सब थेरेपी में चलती हैं। ठीक है, तो टारगेट थेरेपी में बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी जाती है, मैं बताया था। प्रोटीन दैट ट्रिगर द बॉडी पाथवे इन्वॉल्व इन द कैंसर ग्रोथ एंड फाइट कैंसर मोर इफेक्टिवली। ठीक है, इसके अलावा कुछ होते हैं वो आपके EGFR जो रिसेप्टर्स होते हैं, बेसिकली आपकी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स जो होते हैं उसमें ये एक्ट होते हैं। कुछ ड्रग्स फैमिली ऑफ रिसेप्टर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ नॉर्मल एंड कैंसर सेल बाइंड विद एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स कॉजिंग सेल टू डिवाइड। मतलब एपिडर्मल ग्रोथ रिसेप्टर होते हैं ये जो कि बेसिकली कैंसर सेल की सर्फेस पर पाए जाते हैं, वो ये उन पर ये एक्ट होती हैं जिससे कि कैंसर सेल की डिवाइडिंग ये रुक जाती है। इसके अलावा टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर होते हैं इस एंजाइम को, तो पार्ट ऑफ द सेल दैट सिग्नल टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इनहांस द सेल ग्रोथ एंड स्टिल इन्वेस्टिगेशंस। ठीक, तो बेसिकली टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर होंगे वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेल डिवीजन के जो सिग्नल्स होते हैं, जो सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी जो सिग्नल होते हैं वो आपस में इंटरलिंक नहीं हो पाएंगे और सेल डिवीजन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। जो पार्ट ऑफ सेल डेट सिग्नल टू डिवाइड मल्टीप्लाई सेल करने के लिए जो सिग्नल्स एक सेल दूसरे सेल पहुँचते हैं वो टायरोसिन काइनेज की सबसे पहले हैं। तो टायरोसिन काइनेज प्रोटीन जब इनहिबिट हो जाए तो सिग्नल का ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा एक सेल दूसरे सेल पे, तो सेल डिवीजन रुक जाता है। तो मेजॉरिटी वैसे यूज़ किए जाते हैं वो आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, जो टारगेट थेरेपी में यूज़ की जाती है। तो कंक्लूजन तो यही हो गया कि आपका पीपल विद कैंसर लिव लॉन्गर, फोकस ऑन क्वालिटी लाइफ एंड एडिशन क्वालिटी, मतलब क्वांटिटी की है क्वालिटी लाइफ, मतलब खाने पे अपना ध्यान दे, जीने पे ध्यान दे, टेंशन ना ले, सर्वाइव कैंसर, वांट टू लाइफ नॉर्मल लाइफ। और जितना भी कैंसर वाले पेशेंट है उनको ऐसा दिखाएं वो नॉर्मल लाइफ जिए, ज़्यादा हाइपर या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। न्यू ट्रीटमेंट वेरियस काइंड ऑफ अवेलेबल इन नो नीड्स ऑफ सफर, मतलब आजकल बहुत तरह की थेरेपी डेवलप हो रही है जो कैंसर पे यूज़ की जाती है। जैसे रेडिएशन थेरेपी है वो भी यूज़ की जा रही है, जो आपकी सीधे कैंसर थेरेपी कैंसर को किल करने का काम करती है। ठीक है,
तो ये कंप्लीट हो गया आपका कैंसर का पार्ट। नेक्स्ट जो रह गया आपका टॉपिक इस यूनिट का लास्ट रह गया इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स जरूर पूछिएगा, और आपको लगता है कि वीडियो को शेयर करने पर उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है, जरूर से शेयर कीजिएगा। एंड लास्ट इज द कि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इसी तरह की वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग टू द फार्माकोलॉजी, रिगार्डिंग टू द ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी आपको मिलती रहेगी, और अपने नॉलेज को आप बढ़ाते रहिएगा। अपने नॉलेज को बढ़ाना है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी नॉलेज इस तरह से बढ़ती रहेगी, आप मेरी वीडियो को देखते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप के साथ में, इम्यूनोसप्रेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।